हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम सुमन अग्रवाल, यूर एसएसटी टीचर। हम इकोनॉमिक्स का लेसन सेकंड ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में आपने ये पढ़ा कि किसी भी कंट्री में ह्यूमंस को रिसोर्स बनाने के लिए जो एजुकेशन और हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको हमने सकल और विलास के एग्जाम्पल से पढ़ा। तो लास्ट वीडियो में हमने रोल ऑफ एजुकेशन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाने के लिए हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पेज नंबर 23 से हम पढ़ रहे हैं। तो फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कोई भी फर्म जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है। तो कोई भी फर्म ये नहीं चाहती कि अपनी कंपनी में वो अनहेल्दी पर्सन एम्प्लॉय रखे, क्योंकि उससे जो उसकी काम करने की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और जो हेल्दी वर्कर है वो अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन जो अनहेल्दी पर्सन है वो इल हेल्थ के कारण, अच्छी हेल्थ ना होने के कारण वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ जो है किसी भी पर्सन की, वो उससे उसका पोटेंशियल पता चलता है कि कितना वो काम कर सकता है। और हेल्दी पर्सन जो है वो बीमारियों से भी लड़ सकता है, जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन जो अनहेल्दी पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी या बर्डन बन जाता है। तो इसलिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्दी पर्सन जो है वो एफिशिएंटली काम करके फर्म का भी फायदा कर सकता है, अपना भी फायदा कर सकता है और कंट्री का भी फायदा कर सकता है। तो इसमें देखो, जो हैंसवर्थ इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन इंडिस्पेंसिबल। ये जो प्रायोरिटी है कंट्री के लिए। तो हमारे कंट्री के लिए एजुकेशन के अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो है उस कंट्री में रहने वाले लोगों की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तभी हमारा कंट्री जो है वो डेवलपमेंट कर पाएगा। तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो भी उसका भी एम यही है कि जो है हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाया जाए, सबकी पहुंच में लाया जाए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो फैमिली वेलफेयर के लिए काम करती है और न्यूट्रिशनल सर्विसेज जिसमें जो अंडर प्रिविलेज्ड, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम है, वहाँ उनको फोकस करके जो गवर्नमेंट है वहाँ हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है। और पिछले 5 डिकेड से, यानी कि पिछले 50-60 सालों से जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो उसने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि जैसे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना, अच्छे ट्रेंड स्टाफ को एम्प्लॉय ट्रेन करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे जो गवर्नमेंट ने जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में भी और पब्लिक सेक्टर्स में भी जो हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम किया है। तो इतने सारे एफर्ट्स के बाद, जो अडॉप्ट करने के बाद, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो एवरेज एज है वो 2011 में जो है वो 65 ईयर्स हो गई। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो 1 साल से छोटे बच्चे जो पहले मर जाते थे, ज़्यादा मरते थे, यानी कि 147 था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 के पीछे। मतलब 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे तो 147 जो है 1 साल से पहले ही मर जाते थे। लेकिन वो रेशो कम होके 2000 वो कितना हो गया, 47। तो इस तरह से जो बर्थ रेट है वो भी 22.1 से 22.1 हो गया, ठीक है। और जो डेथ रेशियो है वो भी 7% हो गया। तो इस तरह से हमने जो पॉपुलेशन के डाटाज को इम्प्रूव किया है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और जो चाइल्ड केयर की जो इम्प्रूवमेंट हुई है, इससे हमारे कंट्री में ये जो फ्यूचर में प्रोग्रेस के जो स्कोप है वो बढ़ गए हैं। तो किसी भी कंट्री में जो है वो एवरेज एज भी अच्छी होनी चाहिए और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो हेल्दी होंगे और वो कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो अगर लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ती है तो ये जो अच्छा इंडिकेटर है उस कंट्री के लिए। इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटे बच्चे, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी जो कम हुआ है, उससे भी जो बच्चों में जो इन्फेक्शंस हैं उससे प्रोटेक्शन मिलेगी और जो न्यूट्रिशन लेवल उनको अच्छा मिलेगा, ठीक है।
तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है। जैसे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है या जो अच्छी इंस्टीट्यूशन बना रही है, इसी तरह से हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत ही लार्ज स्केल पे एफर्ट कर रही है। इसको हम जो है 2.2 जो टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, इससे समझ सकते हैं। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो इसमें देखो जो SC, PHC, CHC यानी कि सब जो हेल्थ के सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, जो 1951 में 725 थे, 81 में 57,363 हो गए और 2001 में ये बढ़ के 1,63,181 हो गए और फिर 2010 तक ये जो है और ज़्यादा बढ़ गए, 1,75,277 हो गए। यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो हमारे जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल जो है ये भी देखो कॉन्टिन्यूसली इसमें इंक्रीजमेंट हो रही है और जो बेड्स हैं, जो हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी पहले 61,800 थे, लेकिन फिर बाद में 2010 तक बढ़ के 8,16,629 हो गए। तो इस तरह से नर्सिंग पर्सनल्स, जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट के एफर्ट से हमारे जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ के से रिलेटेड जो स्टाफ है उसमें कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजमेंट हो रही है। लेकिन अभी भी ये देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्या ये देखो व्हाट इज द परसेंटेज बतानी है आपने कि 1951 से 2011 तक जो डिस्पेंसरीज कितनी बड़ी या जो दूसरी फैसिलिटीज कितनी बड़ी। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर जो नर्सिंग स्टाफ में कितनी इंक्रीजमेंट हुई ये आपने बताना है। और इसमें देखो डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सिस इज एडिक्वेट फॉर इंडिया, इफ नॉट व्हाई। भी क्या ये सफिशिएंट है, इतनी जो हमने इम्प्रूवमेंट की है ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट नहीं है। अभी भी पॉपुलेशन को देखते हुए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन ये फैसिलिटीज़ अभी भी कम है। तो और क्या फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल दे सकता है, इसके बारे में आपने बताना है। अभी भी हम गवर्नमेंट लगातार एफर्ट कर रही है लेकिन अभी भी इस फैसिलिटीज़ में बहुत कमी है। तो आसपास के हॉस्पिटल में आप विजिट कर सकते हो और अपना एक जो ग्राफ बना सकते हो या फिर अपना एक जो है उसके बारे में समरी लिख सकते हो कि उसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। केवल 4 स्टेट्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इसमें जो मतलब टोटल हमारे कंट्री में 181 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें से 81 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं केवल इन 4 स्टेट्स में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। बाकी जो 100 कॉलेजेस हैं वो सारे कंट्री में है, यानी कि बहुत ही कम है ये मेडिकल कॉलेजेस। तो दूसरी तरफ जो बिहार और उत्तर प्रदेश है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही पुअर हैं और बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे हैं। तो आप जो है लोकल हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि वहाँ पे कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, कितने बेड्स हैं, ठीक है, और क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं और क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सर्वे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक की डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि किसी भी कंट्री में हेल्थ अच्छी होना लोगों की कितना ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छी होगी, अब गवर्नमेंट को भी ये पता है कि एजुकेशन और हेल्थ अच्छी करके पॉपुलेशन की हम कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है और हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश चल रही है। अब अगला टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई भी पर्सन काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता तो उसको हम अनएम्प्लॉय बोलेंगे। तो जैसे शकल की मदर शीला, वो जो है घर का काम देख रही थी, बच्चों की देखभाल कर रही थी और अपने हस्बैंड बूटा की फील्ड में हेल्प कर रही थी। तो शकल का जो ब्रदर है जीतू और सीतू और उसकी जो सिस्टर है सीतू, वो जो है खेलने में और इधर उधर घूमने में अपना टाइम जो है वो पास कर रहे थे। तो क्या शीला और जो जीतू और सीतू है उसको हम अनएम्प्लॉय बोल सकते हैं? ठीक है,
इफ नॉट वाई। हम जो है सकल की मदर शीला को अनएम्प्लॉय नहीं बोल सकते, क्योंकि वो विलिंगली जो है वो बाहर का काम नहीं कर रही, घर का काम संभाल रही है, तो ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉय नहीं बोल सकते। जो बच्चे हैं वो भी, क्योंकि बच्चों से काम लेना इलीगल है, तो अगर बच्चे कोई काम नहीं कर रहे उनको भी अनएम्प्लॉय नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कब हम बोल सकते हैं? जब पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो लोग हैं वो काम करने के लिए विलिंग है एट द गोइंग वेजेस, मतलब जितने भी उनको वेजेस मिले उस पे वो काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। तो केवल उन्हीं लोगों को हम अनएम्प्लॉय कहेंगे जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता। अगर कोई काम करना ही नहीं चाहता, फिर वो खाली बैठा है, उसको हम अनएम्प्लॉय नहीं कहेंगे। शीला जो है वो बाहर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, और वो अपने जो घर के काम संभाल रही है, तो इसलिए उसको हम अनएम्प्लॉय नहीं बोल सकते। तो इसी तरह से जीतू और जो सीतू हैं वो भी पॉपुलेशन का ऐसा पार्ट है, बच्चे हैं वो, तो उनसे भी हम काम नहीं ले सकते, तो उनको भी अनएम्प्लॉय नहीं बोल। तो नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, उनको हम अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसी वर्क फोर्स पॉपुलेशन की जिसकी एज 15 से 59 ईयर्स हो, ठीक है, और जो काम करना चाहती हो, यानी कि 15 साल से छोटे बच्चे या 59 ईयर्स से बड़े जो बुजुर्ग हैं, उनको अगर वो काम नहीं करते उनको हम अनएम्प्लॉय नहीं बोलेंगे। उनकी एज 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 59 ईयर्स से कम होनी चाहिए। तो सकल का जो ब्रदर है और सिस्टर है वो क्योंकि 15 साल से छोटे हैं, तो इसलिए उसको हम अनएम्प्लॉय नहीं बोल सकते। तो सकल की मदर शीला वो फैमिली के लिए काम कर रही है, वो बाहर काम नहीं करना चाहती, तो इसको भी अनएम्प्लॉय नहीं बोल सकते। तो सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो कि स्टोरी में नहीं बताए गए, तो उनको भी अनएम्प्लॉय हम नहीं बोलते। अब आपको क्लियर हो गया होगा अनएम्प्लॉय किसको बोल सकते हैं हम, जो कि 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक की एज की जो पॉपुलेशन, जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, केवल उन्हीं को ही हम अनएम्प्लॉय बोल सकते हैं, वरना वो अनएम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इंडिया में रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो अर्बन और रूरल एरिया में डिफर करता है। रूरल एरिया में सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, और अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जब लोगों को एक पर्टिकुलर सीजन में काम नहीं मिलता, मतलब साल के कुछ महीनों में वो अनएम्प्लॉय होते हैं। पूरी तरह से वो अनएम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन साल के कुछ महीनों के लिए उनको काम नहीं मिलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉय। तो जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको पूरा साल काम नहीं मिलता। तो एग्रीकल्चर में कुछ जो महीने हैं वो बिजी रहते हैं, जैसे सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग जब वो करते हैं तब उनके पास काम होता है, और सर्टेन मंथ्स मतलब कुछ महीनों में जब उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता तब वो जो वर्कर्स को हटा दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर में जो ये इस तरह की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो सीजनल क्लियर हो गया, मतलब व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन ए पर्टिकुलर सीजन। तो एग्रीकल्चर में इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लोग जो है हमें काम करते हुए नजर आते हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट्स वेयर दे फाइंड वर्क, उनके पास जो है अपना खेत होता है जहाँ पे वो उनको काम मिला हुआ होता है।
दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो ऐसा कब होता है? जब एक फैमिली के पास एक खेत है जिसमें सारे के सारे जो मेंबर्स हैं काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कम लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, मान लो एक फैमिली के पास एक खेत है जिसमें 5 लोगों के काम की ज़रूरत है, लेकिन उस फैमिली के 8 के 8 जो लोग हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वहाँ पे। इन 3 लोगों को जो कि सेम प्लॉट पे काम कर रहे हैं, उसमें जो वो फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको और कोई काम नहीं मिल रहा। तो अगर खेत से 3 लोगों को हटा भी दिया जाए और उनको कोई और काम दे दिया जाए, तो फील्ड के जो काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो कि गवर्नमेंट के डाटा से हिडन रहती है, छिपी रहती है, इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस तरह से रूरल एरियाज में हमने 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी। एक तो सीजनल जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, और एक डिस्गाइज जो कि छिपी रहती है। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि क्या आपके पास काम है या आप क्या काम करते हो, तो आप वो बोलेंगे कि हम खेती का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो ज़्यादा मेंबर जो है एक ही खेत में काम कर रहे हैं, जिससे वो जो है अपने पोटेंशियल से कम काम करेंगे और उनको ये लगता है कि हम बिजी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो है डिस्गाइज मतलब अंडर एम्प्लॉयड है, अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। अगर वहाँ से कुछ पॉपुलेशन को हटा के कोई और काम दे दिया जाए तो जो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह से अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो बहुत सारे जो यूथ हैं वो उन्होंने मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं उनके पास, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक स्टडी हमें बताती है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो पीपल हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है बजाय मैट्रिकुलेशन के, क्योंकि जो जिसने मैट्रिक की है वो तो फिर भी कोई ना कोई काम कर लेगा, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो जो उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो काम चाहते हैं अपना, वो जो लो लेवल के काम करना नहीं चाहते, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो बहुत एक जो हमारे कंट्री की जो मैन पावर है, जो बहुत कीमती मैन पावर है, तो उसको जो है वो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारे कंट्री में जो है मैन पावर की शॉर्टेज है, काम करने वाले लोग मिलते नहीं है, लेकिन एक तरफ जो है पढ़े लिखे लोग खाली बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस आने चाहिए जिससे कि लोगों को स्किल दी जाए और वो अपना काम कर पाएँ। वो एम्प्लॉयमेंट की वेट करते रहते हैं, लेकिन उनको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो वो अपना कोई काम नहीं करते। तो ये जो है टेक्निकली जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं एक तरफ हमारे पास कम है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो ये हमारी जो इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आपने जो पढ़ा है कि रोल ऑफ हेल्थ का क्या रोल है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हमें जो है रूरल और अर्बन एरिया में देखने को मिलती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको PDF में दूंगी, वो आपने करने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।